वेलकम बैक एवरीवन। दिस इज थर्ड लेक्चर ऑफ अवर पीएफटी टेस्ट सीरीज और ये हमारी स्पायरोमेट्री का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्पायरोमेट्री की डेफिनेशन और उसके इंडिकेशंस के बारे में, इसके अलावा स्पायरोमेट्री की हिस्ट्री क्या थी कि किस तरीके से इसको डेवलप किया गया था और उसमें किस तरीके से प्रोग्रेशन हुए उसके बारे में डिस्कस किया। अब इस सेकेंड लेक्चर में हम इंडिकेशंस के बाद में कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम देखेंगे कि स्पायरोमेट्री में कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब क्या होगा? देखो, कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को डिनाई करने वाला है, किसी चीज़ को का अपोजिट। इंडिकेशंस का मतलब क्या है? यहाँ पे इंडिकेशन मतलब वो कंडीशन जहाँ पे हम स्पायरोमेट्री को परफॉर्म कर रहे थे। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन बेसिकली क्या होंगे? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वो कंडीशन होगी कि अगर ये कंडीशन किसी पेशेंट में, किसी सब्जेक्ट में प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में हम स्पायरोमेट्री प्रेफर नहीं करेंगे या हम स्पायरोमेट्री उस पेशेंट की नहीं करेंगे, स्पायरोमेट्री के लिए हम डिनाई कर देंगे। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं? पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन का टाइप है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन का सेकंड टाइप होता है हमारा रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला कौन सा होता है हमारा? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन और दूसरा हमारा कौन सा होता है? रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो, हम इसको कैसे याद रखेंगे कि जो रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जैसे हम रिलेटिव्स को कभी कभी अवॉइड कर देते हैं ना, उसी तरह हमारे रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। मतलब एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऐसे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होंगे जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि अगर किसी में हमें दिख गया है कि उसमें एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन प्रेजेंट है तो हम तुरंत क्या करेंगे? उस टेस्ट के लिए मना कर देंगे। जैसे अगर वो स्पायरोमेट्री के लिए आया और उसमें कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन प्रेजेंट है तो हम स्पायरोमेट्री परफॉर्म नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। लेकिन अगर कोई रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन है तो रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में हम बाईपास निकाल लेते हैं। मतलब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन को कभी कभी अवॉइड कर दिया जाता है या ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने कि हमारे एब्सोल्यूट है। मतलब कि अगर रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन की कंडीशन में हमने टेस्ट परफॉर्म कर दिया तो इतना ज़्यादा वो नुकसानदायक नहीं होता जितना एब्सोल्यूट की कंडीशंस में होता है। तो बेसिकली रिलेटिव से ध्यान रखना है हमें। जैसे हम रिलेटिव्स को अवॉइड करते हैं उसी तरह रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन को कभी कभी अवॉइड किया जा सकता है या रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन के कंपैरिजन में कम सिग्निफिकेंट होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है हमें कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमारे पास एब्सोल्यूट हो या रिलेटिव हो, हमें बेसिकली स्पायरोमेट्री परफॉर्म नहीं करना है इन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की कंडीशंस में। तो पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो हमारे पास आता है स्पायरोमेट्री का, वो हमारे देखो जो भी हमारा एब्सोल्यूट बेसिकली एक ही एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है स्पायरोमेट्री के लिए, उसे मैंने देखो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, जो एक्यूट एमआई है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। उसके अलावा सभी रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं। मतलब इन कंडीशंस में हम स्पायरोमेट्री को परफॉर्म कर सकते हैं एक सर्टिफाइड डॉक्टर की प्रेजेंस में या अदर हम बाईपास के मतलब जो अदर हम साइड बेस निकाल लेते हैं उनके थ्रू हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इस कंडीशंस में हम स्पायरोमेट्री को परफॉर्म नहीं करेंगे। तो पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन, बाकी सब ये रिलेटिव है। बाकी जो पहला हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशन आता है वो हमारे पास आता है इन्फेक्शियस डिसीजेस। अब इन्फेक्शियस डिसीजेस क्या होती हैं? तो इन्फेक्शियस डिसीजेस बेसिकली ऐसी डिसीज हैं जिनसे क्या होता है? इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है, जो क्या होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में लगती है। कैसे? स्नीजिंग के थ्रू या कफिंग के थ्रू या एक्सहेल्ड एयर के थ्रू ये क्या करती हैं? फैलती हैं। तो अगर कोई पेशेंट इन्फेक्शन है, देखो इन्फेक्शियस है, जैसे मानो हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हमारे पास स्पायरोमेट्री की जो देखो मशीनरी होती है वो तो एक ही होती है। तो अगर उस पेशेंट ने वहाँ पे परफॉर्म कर दिया, अगर वो टीबी का पेशेंट था उसने परफॉर्म कर दिया, उस कंडीशन में हमारे पास सेकंड पेशेंट आया, थर्ड पेशेंट आए, तो अगर वो पेशेंट को टीबी नहीं होगी तो भी वो क्या हो जाएंगे? टीबी से संक्रमित हो जाएंगे। या कोई अदर उनको कंडीशन है जैसे कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उनको वो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, अगर किसी को इन्फेक्शियस डिसीजेस होती हैं तो उस कंडीशन में हम स्पायरोमेट्री कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है, स्पायरोमेट्री उस कंडीशन में परफॉर्म नहीं करते हैं। जैसे कि पहली कंडीशन क्या है हमारे पास? ओपन टीबी। और सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है? MRSA, मैथिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इस कंडीशंस में भी हम, अगर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, अगर हमारे जो जो हमारे कल्चर्स वगैरह में अगर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में भी हम अवॉइड करते हैं स्पायरोमेट्री करना। और ओपन टीबी, वैसे हमारे इतना चेकअप तो आजकल होता नहीं है, जनरली उसको सर्दी जुकाम में कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन अगर MRSA की प्रेजेंस है तब भी हम स्पायरोमेट्री को अवॉइड करते हैं। इसके अलावा क्योंकि देखो रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, अगर किसी चीज़ में रेजिस्टेंस है इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मतलब वो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो अगर किसी और को लग जाता है इस कंडीशन में, हमें ही हो जाती है, तो उस कंडीशन में देखो कितने इश्यूज होते हैं। तो उस वजह से हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। अब देखो टीबी में भी अलग अलग केसेस हमारे पास देखने को मिलती हैं। अब ओपन टीबी मतलब करेंटली उसको अगर टीबी कंडीशन उसको चल रही है। अब टीबी में देखो दो अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला कौन सा टाइप होता है हमारा? पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी मतलब जो लंग्स का, हमारे फेफड़ों का टीबी होता है। और सेकंड कंडीशन हमारे पास कौन सी होती है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। टीबी हमारी बॉडी में जहाँ पर भी ब्लड सप्लाई है ना वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो कहीं पे भी हमारे टीबी देखने को मिल सकता है हमें। तो अगर
हमारे पास टीबी कौन सा टीबी होना चाहिए, जो हमारे पास में करंटली जो इन्फेक्शियस कौन सा होता है इसमें से, जो हमारे टीबी होता है उनमें जो हमारा पल्मोनरी टीबी होता है, पल्मोनरी टीबीज क्या होते हैं हमारे पास में, इन्फेक्शियस होते हैं। तो पल्मोनरी टीबी अगर किसी को है करंटली, अगर वो पल्मोनरी टीबी है उसको, तो उस कंडीशन में हम उसकी टीबी अभी डायग्नोसिस हुई है टीबी की, तो उस कंडीशन में हम स्पायरोमेट्री को परफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन अब ऐसा तो होगा नहीं, देखो अब कोई टीबी पेशेंट है तो उसके भी हमें लंग फंक्शन को चेक करना है। तो मान लीजिए उसने 3 महीने ट्रीटमेंट लिया, जैसे हमारा एक रेजिमेंट चला 6 मंथ का, जैसे टीबी का रेजिमेंट चला, और बाद में हमने स्पूटम कल्चर करवाया और पता चला कि 3-4 मंथ बाद वो पेशेंट कैसा आ गया, वो पेशेंट आ गया हमारा नॉन इन्फेक्शियस आ गया, मतलब वो टीबी को क्या नहीं कर सकता, फर्दर स्प्रेड नहीं कर सकता, अनकॉन्टेमिनेटेड। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि अगर पेशेंट कैसा आ गया कि जैसे उसने मानो टीबी की मेडिसिन चल रही है उसकी, और 3 से 6 मंथ बाद अगर वो पेशेंट कैसा आ जाता है, तो पेशेंट कैसा, उसकी जो रिपोर्ट हमने करवाई है स्पूटम एएफबी वगैरह करवाए, तो उसमें देखा हमें कि ये क्या आ रहा है, इसका जो कल्चर है वो तो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। अगर अभी नेगेटिव आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब हम इस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, स्पायरोमेट्री को परफॉर्म करेंगे, लेकिन सावधानियों के साथ में, प्रिकॉशंस के साथ में। तो ओपन टीबी में भी अगर टीबी हमारी कौन सी है, पल्मोनरी टीबी है जो कि इन्फेक्शियस होती है, उस कंडीशन में हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और वो भी अगर टीबी करेंटली हमारे पास में पेशेंट को हो रखी है, पेशेंट को अभी टीबी चल रही है, अगर उसका जो ट्रीटमेंट रेजिमेंट है वो खत्म होने के बाद में, ऐसा थोड़ी नहीं है कि अगर पेशेंट को 6 साल पहले टीबी हुआ था वो हमारे पास आया और वो उसको अभी और कोई कंडीशन हो गई है टीबी की वजह से, टीबी उसकी 6 साल पहले ठीक हो चुकी थी, बट अभी करेंटली वो कोई अदर कंडीशन से जूझ रहा है, जैसे उसको एक रिस्ट्रिक्टिव डिसीज हो गई उसकी वजह से, किसी उसको कोई या कोई डिफ्यूजन डिफेक्ट हो गए, तो आप बोल दो सीधा जाके नहीं उसको टीबी था 6 साल पहले, तो हम स्पायरोमेट्री परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अगर वो टीबी उसकी अभी सही हो चुकी है, या उसका जो हमने स्पूटम एएफबी करवाया है, कोई भी अदर जांच करवाई है ट्यूबरकुलोसिस की, तो उस कंडीशन में अगर वो नेगेटिव आ चुका है तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर देंगे, स्पायरोमेट्री को परफॉर्म करेंगे, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ में, कंप्लीट प्रिकॉशन लेते हुए हम स्पायरोमेट्री को, और जो फिल्टर्ड माउथ पीस होते हैं उनकी मदद से हम परफॉर्म करेंगे। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी अगर किसी को टीबी है तो उस कंडीशन में हम स्पायरोमेट्री परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी ब्रीथिंग के थ्रू हमारी क्या होती है, स्प्रेड नहीं होती है। तो टीबी में भी अगर कोई एक्टिव केस है, करंटली एक्टिव केस है टीबी का जिसका स्पूटम एएफबी वगैरह पॉजिटिव आ रहा है, और कौन सी पल्मोनरी टीबी है उसकी, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्पायरोमेट्री को परफॉर्म नहीं करेंगे। सेकंड, एमआरएसए अगर किसी को है तो एमआरएसए से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है तो उस कंडीशंस में भी हम क्या करेंगे, कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज जब होगी तब हम स्पायरोमेट्री कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है बेसिकली, ताकि वो दूसरे पेशेंट्स को या पर्टिकुलर जो लैब में वहाँ पे असिस्टेंट काम कर रहा है उसको ये डिसीज ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ओपन टीबी एमआरएसए जैसे इन्फेक्शियस डिसीजेस में स्पायरोमेट्री को कॉन्ट्राइंडिकेटेड कर देते हैं, स्पायरोमेट्री के कॉन्ट्राइंडिकेशन की तरह ये वर्क करते हैं। चलो, तो पहला तो समझ में आ गया होगा, बहुत लंबी महाभारत सुना दी उस पर। अब जो सेकंड कंडीशन हमारे पास होती है, पेशेंट कफिंग अ ब्लड विथ अननोन रीजन। देखो पेशेंट को क्या हो रही है, कफिंग हो रही है, और उसमें क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ठीक है। पेशेंट खांस रहा है और खांसी के साथ में उसको खून आ रहा है, और अभी हमें इसका रीजन भी पता नहीं है, ठीक है, अननोन रीजन है। जैसे हमारे पास फर्स्टली पेशेंट आया, हमने कोई जांच नहीं करवाई, पेशेंट बोला मुझे कफिंग हो रही है, कभी कभी ब्लड आ जाता है उसमें, और हमने स्पायरोमेट्री रेफर कर दी पेशेंट को, तो ये हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, देखो क्योंकि खांसी के साथ में खून आना कभी कभी क्या होता है, टीबी का सिम्टम्स होता है, तो हो सकता है कि पेशेंट को टीबी हो उस कंडीशन में। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको स्पूटम एएफबी वगैरह के लिए भेजेंगे, उसके बाद में अगर वो जांच नेगेटिव आती है तब हम इसको परफॉर्म करेंगे। या फिर क्या हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कोई उसकी पर्टिकुलर जो बेसल है उसमें किसी तरह का कोई हेमोरेज वगैरह की कंडीशन बन रही हो, कहीं से ब्लीडिंग वगैरह की कंडीशन हो रही हो, ब्लीडिंग ऐसी जगह से हो रही हो जहाँ पे अगर वो फोर्स लगाएगा तो ब्लीडिंग बढ़ सकती है, तो हमें अभी रीजन पता नहीं है। और अगर हम स्पायरोमेट्री परफॉर्म कराते हैं तो देखो फोर्स लगाना पड़ता है उसमें, तो अगर उस कंडीशन में वो फोर्स लगा देता है और ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ वगैरह हो जाए, कोमा में चला जाए, कोई और कंडीशन उसको बन जाए, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, स्पायरोमेट्री को इस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं। मतलब अगर स्पायरोमेट्री इस कंडीशन में हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, या पेशेंट की कफिंग में, खांसी में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, और उसका रीजन हमें पता नहीं है। वो बोल रहा है कि ब्लड आ रहा है, मुझे खांसी चल रही है उसमें ब्लड आता है, लेकिन मुझे हमारे पास आया और हमें पता चला कि उसका रीजन अभी हमें पता नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हम परफॉर्म नहीं करेंगे। अब अगली कंडीशन हमारे पास आती है रीसेंट सर्जरी। देखो सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन का मेजर बेसिस क्या है कि हमें यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो जो भी कंडीशन फोर्स को सपोर्ट नहीं करेगी वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगी स्पायरोमेट्री के लिए। जब हम स्पायरोमेट्री परफॉर्म करते हैं ना, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या, रीसेंट सर्जरी किस तरह की सर्जरी, चेस्ट, एब्डोमेन या आई की। मतलब अगर किसी तरह की चेस्ट की मतलब छाती से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई हो, एब्डोमेन मतलब पेट से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई हो, और आंखों की किसी तरह की कोई सर्जरी हुई हो, उस कंडीशन में हम स्पायरोमेट्री परफॉर्म नहीं करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होता, जैसे 3 मंथ पहले अगर कोई सर्जरी हुई है, 3 मंथ के अंदर में 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में अगर उसकी कोई सर्जरी हुई है तो स्पायरोमेट्री परफॉर्म नहीं की जाती है। अगर उसके पहले कोई सर्जरी है
या अभी कोई ऐसा कंडीशन लग रही है कि सर्जरी के बाद पेशेंट नॉर्मल है, उससे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन की तरह ये नहीं लेंगे इसको फिर हम, तो अगर सर्जरी कब परफॉर्म नहीं करें, तो इसलिए रिलेटिव है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अगर ये है तो हम परफॉर्म ही नहीं करेंगे, परफॉर्म कर सकते हैं हम उस कंडीशन में, तो इसलिए इसको रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में रखा गया है। ठीक है, तो रीसेंट सर्जरी की कंडीशन है अगर किसी की चेस्ट, एब्डोमेन या आई की कोई सर्जरी हुई है, क्योंकि फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाने की वजह से हो सकता है कि उसको किसी वजह से अगर उसको सुचर्स वगैरह आए हों, टाँके वगैरह आए हों, तो वो टाँके वगैरह उसके फट सकते हैं। तो ये सब कंडीशंस की वजह से भी हम सर्जरी की कंडीशंस में क्या करते हैं, चेस्ट, एब्डोमेन और आई, ब्लीडिंग हो सकती है, तो चेस्ट, एब्डोमेन और आई कंडीशंस में जब सर्जरी हुई हो, रिसेंट सर्जरी 3 मंथ के अंदर कोई सर्जरी हुई है 3 मंथ के अंदर में, तो उस कंडीशन में हम स्पायरोमेट्री को अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ कंडीशन आती है भाई, सीवियर चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगर किसी को सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, तो चेस्ट पेन का हमें रीजन भी पता नहीं है, लेकिन अब हो सकता है कि किसी रीजन की वजह से उसको चेस्ट पेन हो रहा हो, उस कंडीशन में हमने स्पायरोमेट्री करा दी, पेशेंट क्या कर गया, सफोकेट कर गया, उसे ज़्यादा उसका दर्द बढ़ गया, उसको भर्ती करना पड़ गया। तो इस कंडीशन में अगर किसी को सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आप लगे हुए हो कि फोर्स लगाओ नहीं सांस छोड़ो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पेशेंट सफोकेट कर जाएगा, घबरा जाएगा, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा, गहरी गहरी सांसें भरने लगेगा। तो ये सब कंडीशंस में उसको चक्कर आ जाएंगे, क्योंकि ब्रेन तक क्या हो जाएगा, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी उस वजह से, जब पेशेंट क्या करता है, सफोकेट कर जाता है, एकदम से अचानक से घबरा जाता है। तो सीवियर चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की अगर कंडीशन है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम स्पायरोमेट्री को अवॉइड करें उस कंडीशन में। पेशेंट को पहले मेडिकेशंस वगैरह दें, जब वो रिलैक्स हो जाएगा, या पेशेंट को थोड़ा आराम करने के लिए बोलें, जब वो रिलैक्स हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करें, स्पायरोमेट्री को परफॉर्म करें, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। देखो 15 से 20 मिनट तो नॉर्मली एक स्पायरोमेट्री में प्री में ही लग जाते हैं, तो पोस्ट अगर हम परफॉर्म करते हैं तो आधा घंटा मिनिमम लेकर चलो कि आधे घंटे के समथिंग में हमारी स्पायरोमेट्री परफॉर्म हो पाती है पूरी कंप्लीट। तो इस कंडीशन में हो सकता है पेशेंट बीच में जाके सफोकेट कर जाए, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सीवियर चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंडीशन में हम स्पायरोमेट्री को अवॉइड करते हैं। अब जो हमारा एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है हमारी एक्यूट एमआई, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो इस कंडीशन में जब एक्यूट, हमें पता चला कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का कंडीशन है पेशेंट को, एक्यूट मतलब जो अभी अभी हुआ है, तो अगर ऐसी कंडीशंस हमें देखने को मिलती है कि किसी पेशेंट की डायग्नोसिस में क्या लिखा हुआ है कि उसको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, डायग्नोसिस लेके आया वो आपके पास में, डॉक्टर ने लिखी है या आप लैब में बैठे हुए आपके पास लेके आया, उसमें लिखा हुआ है कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, आप पेशेंट को बोलोगे देखो भाई एक कंडीशन में हम स्पायरोमेट्री परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, आप आपके जो डॉक्टर्स हैं उनको आप सजेस्ट करोगे, आप उनको बताओगे कि देखिए इसका ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एक्यूट एमआई, हम इसमें परफॉर्म नहीं कर पाएंगे स्पायरोमेट्री। ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट क्या होगा, जब हम फोर्स से उसको सांस छोड़ने के लिए बोलेंगे तो हो सकता है कि पेशेंट को ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से या किसी अदर कारण की वजह से, वहाँ पे हार्ट के प्रॉपर वर्क ना करने की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाए, पेशेंट क्या हो जाए, किसी तरीके से कोमा वगैरह में चला जाए, या हो सकता है कि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर ना हो पाए वहाँ पर, तो उसको कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम वहाँ पे जनरेट हो जाए, ठीक है, लंग कोलैप्स वगैरह हो जाए। तो ये सब कंडीशंस की वजह से हम एक्यूट एमआई की कंडीशंस में, अगर वो एक्यूट है तो हम इसको एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन की तरह लेते हुए स्पायरोमेट्री परफॉर्म नहीं करते। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है रीसेंट हार्ट अटैक और ब्लड क्लॉट ऑन द लंग्स। अभी तो जनरल सी बात है कि तुम फोर्स लगवा रहे हो, उसको हार्ट अटैक हुआ पड़ा है, अभी अभी उसको 2 महीने पहले, 1 महीने पहले या 15 दिन पहले उसको हार्ट अटैक के केस आया था, तुमने उसको फोर्स लगवा दिया, उसको दोबारा हार्ट अटैक आ गया, अब तुम पर केस बन जाएगा ना, तो अपनी सुरक्षा भी जरूरी होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रीसेंट हार्ट अटैक या कोई ब्लड क्लॉट हो रहा है लंग में, देखो किसी वजह से क्या हो रहा है, किसी लंग की कोई वेसल्स वगैरह है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पे आर्टरीज वगैरह हैं, कहीं पर क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉट हो रहा है, क्लॉट बना हुआ है, या कोई हार्ट अटैक की कंडीशन आई है रीसेंट, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, स्पायरोमेट्रिक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एक कंडीशन हमारे पास आती है असेंडिंग आयोटिक एन्यूरिज्म। ये भी क्या है, हमारी जो असेंडिंग आयोटा होती है, हार्ट से क्या निकलती है हमारी आयोटा, आयोटा जो क्या करती है, चेस्ट में जब असेंड करती है, मतलब ऊपर की तरफ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, असेंडिंग आयोटा। फिर दोबारा वो क्या करेगी, नीचे की तरफ जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग आयोटा। तो अगर हमारी असेंडिंग आयोटा, क्योंकि असेंडिंग आयोटा में अगर कोई एन्यूरिज्म का केस है, एन्यूरिज्म मतलब जो हमारे वहाँ पे नर्व सप्लाई है वो प्रॉपरली क्या हो रही है, काम नहीं कर रही है। एन्यूरिज्म का मतलब, एन्यूरिज्म में क्या होगा, न्यूरल सिस्टम जो वहाँ का है, मतलब ठीक से काम नहीं कर पाना, उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, असेंडिंग आयोटिक एन्यूरिज्म। तो असेंडिंग आयोटा में अगर एन्यूरिज्म की कंडीशन है, ये न्यूरिज्म की कंडीशन है, तब भी हम क्या करेंगे, स्पायरोमेट्री को अवॉइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट केस आता है इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। इंट्राक्रेनियल मतलब, क्रेनियम क्या होता है, हमारी जो ब्रेन है ना, उसको कवर करने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, क्रेनियम बोला जाता है। तो इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, अगर किसी पेशेंट हमारे पास आ रहा है और उसका केस है क्या, इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर वहाँ पे बड़ा होना, मतलब क्रेनियम के अंदर का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है,
अब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तुमने और फोर्स लगा दिया, ब्लड प्रेशर वहाँ पे जो प्रेशर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा स्पायरोमेट्री कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है अगर किसी पेशेंट को इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन भी होता है। और अगर किसी पेशेंट को सीवियर कंडीशंस का भी, अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर किसी पेशेंट का क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में भी हम क्या करते हैं, स्पायरोमेट्री को अवॉइड करते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, शायद मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि अगर ब्लड प्रेशर सीवियरली ब्लड प्रेशर हाई है, हाइपर टेंशन की लास्ट स्टेजेस की कंडीशंस में है, तो उस कंडीशंस में भी हम क्या करते हैं, स्पायरोमेट्री को परफॉर्म नहीं करते हैं। और अगर इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन है तो उस कंडीशन में भी हम स्पायरोमेट्री परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये हमें डायग्नोसिस प्रॉपरली पहले चेक करनी है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है, उसकी जो जांचें वगैरह हैं वो सब चीज़ें लेकर आता है, तो हमें प्रॉपरली इनको चेक करना आना चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछिए वहाँ पर कि ये कंडीशन तो नहीं है पेशेंट को, अगर नहीं है तभी इसी के बाद हम उसको परफॉर्म करेंगे। और परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उसको मेंशन करके दीजिए कि उसका ये कॉन्ट्राइंडिकेशन था, इस वजह से हम परफॉर्म नहीं कर पाए। नेक्स्ट कंडीशन आती है सेमी कॉन्शियस, कंफ्यूज्ड और वेरी अनवेल पेशेंट। या तो पेशेंट सेमी कॉन्शियस है, मतलब आधा बोलते हैं ना नशे में है करके, ऐसी कंडीशंस, मतलब आधा जागा हुआ है आधा सो रहा है, ऐसी कंडीशन में। या बहुत कंफ्यूज है, तुम कुछ बोल रहे हो वो कुछ परफॉर्म कर रहा है, तो उस कंडीशंस में। या वेरी अनवेल पेशेंट, या पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उस कंडीशंस में भी हमें क्या करना है, हमें स्पायरोमेट्री परफॉर्म नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप कितनी भी ट्राई करोगे आपको एंड रिजल्ट, आपका जो डिजायरेबल एंड रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता। आप कितना भी ट्राई कर लो, आप उसे 10 बार कराओ 20 बार कराओ, नहीं कर पाएगा वो पेशेंट, क्योंकि वो सेमी कॉन्शियस है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है पेशेंट। आप उसको बोल रहे हैं कि माउथ पीस को लगा मुँह में, वो पता है कि माउथ पीस को निकाल के उसने बाहर रख दिया, तो नहीं कर पाएगा। या पेशेंट बहुत ज़्यादा अनवेल है, अनवेल मतलब पता चल रहा है कि उसके चलने फिरने की कंडीशन ही नहीं है, वो वहाँ पर बैठ ही नहीं पा रहा है, आप जबरदस्ती उससे फोर्स लगवा रहे हो, तो उस कंडीशन में भी क्या स्पायरोमेट्री हमारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। इसके अलावा देखो नोसिया वोमिटिंग की कंडीशंस हो जाएंगी, उसमें भी स्पायरोमेट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मशीन में ही उसने बताया कि वोमिटिंग कर दी तो हो गया काम, मशीन की मशीन जाएगी और इन्फेक्शन फैलेगा वो अलग ही, ठीक है, क्योंकि मशीन महंगी आती है तो पता ही होगा। तो इस कंडीशन में भी हमारी स्पायरोमेट्री कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। तो ये हमारे स्पायरोमेट्री के कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, कब कब हमें स्पायरोमेट्री परफॉर्म नहीं करनी, सबसे मेन पॉइंट है किसी भी टेस्ट के। क्योंकि अगर हमें यही पता नहीं है और हमने चल के हमने कितना भी अच्छा हमें रिजल्ट मिला हो, कोई भी कंडीशन हमारे पास हो, कितना भी अच्छा पेशेंट हो, लेकिन अगर हमें कॉन्ट्राइंडिकेशन पता नहीं है, हमने चला परफॉर्म कर दिया किसी टेस्ट को और बाद में जाके पता चलता है कि पेशेंट सीवियर हो गया, उससे कोई और दिक्कत हो गई, तो हम तो भला करने चले थे, पता चला बुरा हो गया है। तो इस कंडीशन में हमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस पता होने चाहिए। तो अब कभी भी अगर स्पायरोमेट्री परफॉर्म करने जाओ, सबसे पहले क्या चेक करोगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन। तुम्हारे पास कोई पेशेंट आता है, उसके पास में स्पायरोमेट्री लिखा हुआ है, सबसे पहले उसकी रिपोर्ट्स में चेक करोगे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन कैसे चेक करोगे, सबसे पहले देखना कि उसको एक्यूट एमआई तो नहीं है, क्योंकि ये हमारा एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, उसको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तो नहीं है। फिर चेक करना कि पेशेंट इन्फेक्शियस डिजीज से तो नहीं जूझ रहा है, जैसे कि उसको ओपन टीबी ना हो, उसको एमआरएसए का कोई इन्फेक्शन ना हो। फिर देखना कि पेशेंट को ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा है अननोन रीजन की वजह से। फिर देखना कि उसकी कोई रिसेंट सर्जरी तो नहीं हुई है 3 मंथ के अंदर में, चेस्ट एब्डोमेन या आई की। फिर देखना कि उसको सीवियर चेस्ट पेन, शॉर्टनेस और ब्रीथ वगैरह तो नहीं है, पूछ लेना। ये उसमें हमेशा मेंशन नहीं होता है यहाँ पे, वरना पता चले कि तुम पूछना और बोलो कि उसमें मेंशन नहीं था डायग्नोसिस में, और जाके लड़ने लगो तुम्हारे सराउंडिंग डॉक्टर से, तो ऐसा नहीं होता है। उससे पूछ लेना कि तुम्हें चेस्ट पेन वगैरह, शॉर्टनेस और ब्रीथ तो नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं हो रही है। इसके बाद में अपन रीसेंट हार्ट अटैक चेक तो नहीं कर सकते, मतलब पता कर सकते हैं कि इसको पूछ सकते हैं कि तुम्हें कोई रीसेंट हार्ट अटैक तो नहीं आया था। हम हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह क्यों करते हैं, हिस्ट्री इसीलिए ली जाती है ताकि हमें पता चल पाए कि कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं थी। अगर रीसेंट हार्ट अटैक या ब्लड क्लॉट का केस हो लंग्स में, तब भी हम स्पायरोमेट्री को वहाँ पे लिख देंगे कि ये केस कॉन्ट्राइंडिकेटेड है हमारे लिए। पेशेंट को असेंडिंग एओर्टिक अनिरिज्म में आ रहा है, तो ये तो वो बता नहीं पाएगा, ये तुम्हें खुद चेक करना पड़ेगा उसकी रिपोर्ट्स में। इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन है, या फिर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लास्ट स्टेज में जो ब्लड प्रेशर होता है ना, हाइपरटेंशन स्टेज 3 वाला, तो उस कंडीशन में हम स्पायरोमेट्री परफॉर्म नहीं करेंगे। और पेशेंट सेमी कॉन्शियस हो, कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा अनवेल हो, तुम जो समझा रहे हो उसको समझ नहीं पा रहा है, डिजायरेबल जांच परफॉर्म नहीं कर पा रहा है बार बार करवाने के बाद भी। इसके अलावा पेशेंट को सीवियर नोसिया वगैरह हो रहा है, सीवियर वोमिटिंग की कंडीशन है, शॉर्टनेस और ब्रीथ की कंडीशन है, तो इस तरह ये स्पायरोमेट्री के कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। तो ये स्पायरोमेट्री के मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन थे। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन, जैसे जैसे तुम परफॉर्म करते जाओगे ना, तुम्हें खुद समझ में आएगा कि कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन पेशेंट्स खुद दे देते हैं हमें, तो उस हिसाब से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशंस और भी स्पायरोमेट्री में होते हैं। लेकिन अगर ये कॉन्ट्राइंडिकेशन तुम्हें पता है तो किसी भी पेशेंट के साथ में कोई ऐसा इशू नहीं आएगा कि पेशेंट चक्कर खा के गिर गया, पेशेंट को कोई अदर इशू हो गया,
अगर तुम इन कॉन्ट्राइंडिकेशंस पर ध्यान दो। तो पहले कॉन्ट्राइंडिकेशन चेक करना, फिर उसके बाद में देखना कि किस इंडिकेशन की वजह से स्पायरोमेट्री सजेस्ट की गई है। फिर उसके बाद में क्या करोगे, फिर उसके बाद में तुम अपनी मशीन को तैयार करोगे। पेशेंट, सबसे पहले पेशेंट को प्रिपेयर करोगे, पेशेंट से पूछोगे कि वो विथहोल्डिंग मेडिकेशंस पे है या नहीं। तो अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखो हमारे क्या हो गए, डेफिनेशन हो गई है, हिस्ट्री हो गई है, इंडिकेशंस हो गए, कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास पहले पेशेंट आया तो हमें स्पायरोमेट्री का पता था, हमें उसकी हिस्ट्री भी पता थी, वो तो हमें कोई काम नहीं आई। लेकिन हमने पहले चेक की कि इस इंडिकेशन की वजह से आया, फिर हमने देखा कि कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन कौन से थे। अब हमारे पास सब कुछ मैच हो गया, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं मिला और उसका इंडिकेशन भी सही था। तो हम क्या करेंगे, स्पायरोमेट्री परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करने से पहले पेशेंट को तैयार करना पड़ेगा, हमारी मशीनों को तैयार करना पड़ेगा। तो हम पेशेंट प्रिपरेशन और इक्विपमेंट प्रिपरेशन नेक्स्ट लेक्चर में अभी इसके बाद में देखेंगे कि हमें किस तरह पेशेंट को प्रिपेयर करना है और किस तरीके से हमारा जो इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट को हमें प्रिपेयर करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन में कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आ रहा हो तो तुम पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। और अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन छूट रहा हो तो तुम्हें जो पता हो, तुमने अगर परफॉर्म कराते टाइम पर देखा हो तो मुझे भी तुम बता सकते हो, ताकि मैं अगले लेक्चर में उसे ऐड कर सकूँ, ताकि सभी को उससे हेल्प मिल पाए। वेलकम बैक एवरीवन। सो ये हमारे स्पायरोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर है। एक्चुअली मैंने उसी लेक्चर में इसको कंपाइल कर दिया है जो हमारे से पहले वाले कॉन्ट्राइंडिकेशन वाला लेक्चर था। तो देखो अब इसमें हम पढ़ेंगे पेशेंट प्रिपरेशन हम किस तरीके से करते हैं। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आया, हमने चेक की कि उसको कौन से इंडिकेशन की वजह से स्पायरोमेट्री सजेस्ट की गई है। इसके अलावा वो पेशेंट को सभी कॉन्ट्राइंडिकेशंस मैच हो रहे हैं, यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेशन कोई है तो नहीं इसकी वजह से हम स्पायरोमेट्री परफॉर्म नहीं कर सकते। अब उसको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे। कोई भी टेस्ट होता है तो पहले उससे क्या करते हैं, हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो पेशेंट को प्रिपेयर किस तरीके से करेंगे, तो फर्स्ट जो हमारे पास कंडीशन आती है वो हमारे पास होती है वेयर लूज क्लोथिंग। मतलब उसको बोलेंगे कि आप ढीले कपड़े पहनो। हमारे पास लैब में अवेलेबल होते हैं जो लूज क्लोथ होते हैं, वो हमारे पास में अवेलेबल रहते हैं। तो हम पेशेंट को सजेस्ट करेंगे कि आपको ढीले कपड़े पहनने चाहिए ताकि आप अच्छे से टेस्ट को परफॉर्म कर पाओ। सेकंड कंडीशन हमारे पास में होती है, अब देखो इसमें क्या होता है, स्पायरोमेट्री में बेसिकली हम फोर्स लगाते हैं। तो देखो कोई भी कंडीशन जो क्या करे, हमारे टेस्ट के असर को, जो टेस्ट का हमारा आउटपुट है उसको अल्टर करे, उसमें चेंजेस लाए, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे अवॉइड करने के लिए पेशेंट को बोलेंगे। तो फोर्स को कौन सी चीज़ एग्जर्जेट कर सकती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो पेशेंट से हम बोलते हैं कि उसको स्मोकिंग एंड एल्कोहल अवॉइड करना है 24 आवर पीरियर टू टेस्ट। अब देखो ये जो हावर्स है ना, ये 24 आवर्स लिखा हुआ है। इस तरीके से हर बुक में ये अलग अलग लिखे होते हैं, हर बुक में ये अलग अलग मेंशन होते हैं। लेकिन बेसिकली हमें क्या बोला है, देखो अब कोई क्योंकि कोई किसी ने 6 घंटे पहले शराब पी है, वो आके स्पायरोमेट्री करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो हम ट्राई करते हैं कि हम उससे बोलें कि आप क्या करो, एक दिन पहले जब स्पायरोमेट्री करवाने आओ तो आप उससे पहले क्या करना है, आपको अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल 24 आवर्स पीरियर टू टेस्ट। मतलब 24 घंटे पहले आपको उस टेस्ट करवाने से लेकर उस टेस्ट करवाने तक से पहले 24 घंटे तक आपको कोई भी स्मोकिंग नहीं करनी है और आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, मतलब शराब नहीं पीनी है आपको। ठीक है। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होती है, अवॉइड हैवी फूड। आपको क्योंकि आपको क्या करना है, ताकत के साथ वहाँ पे सांस छोड़ना है, प्रेशर के साथ में आपको वहाँ पे एयर को आउटफ्लो के फॉर्म में देना है, आपको एयर को एक्सहेल करना है। तो अगर वो क्या ज़्यादा अगर उसने भारी खाना खा रखा होगा तो वो फिर सांस नहीं छोड़ पाएगा वहाँ पर। ठीक है, वो प्रॉपर उस टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, अवॉइड हैवी फूड। स्मोकिंग ऊपर भी लिखा हुआ था लेकिन यहाँ भी दे दिया कि स्मोकिंग, कैफीन मतलब कोई भी जैसे कॉफ़ी वाली कंडीशंस होती हैं, टॉफ़ीज होती हैं जिनमें कैफीन रहता है, चॉकलेट्स वगैरह। हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज, या कोई बहुत ज़्यादा तेज एक्सरसाइज करके आ गया वो आधे घंटे पहले टेस्ट के, तब भी वो टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उतनी एक्यूरेसी टेस्ट में नहीं आ पाएगी, हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारा डिजायरेबल रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा प्रियर टू टेस्ट। तो अवॉइड हैवी फूड, स्मोकिंग, कैफीन, हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज प्रियर टू टेस्ट। मतलब टेस्ट करने से वैसे हम बेसिकली हर कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे कि हम उसको बोलते हैं कि आप 4 घंटे पहले तक कोई हैवी फूड मत खाना, उसे टेस्ट से 4 घंटे पहले से लेकर टेस्ट तक कोई हैवी फूड मत खाना। उस तरह हम बोलते हैं कि कैफीन 12 आवर तक कैफीन कंज्यूम मत करना, 1 घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच मतलब पहले तक कोई भी हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज मत करना, कोई थका जाने वाली एक्सरसाइज मत करना, दौड़ भाग वाली कंडीशन में मत लेना। अलग अलग लिखा हुआ है, अलग अलग इसकी टाइमिंग होती है, लेकिन आप ऐसा कॉमनली उसे बोलना, क्योंकि देखो किसी पर्टिकुलर बुक में कुछ देता है, किसी पर्टिकुलर बुक में कुछ है, और हर गाइडलाइंस में ना ये अलग अलग है, और हर टेक्नीशियन अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करता है, और अलग अलग पेशेंट के हिसाब से भी ये चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो इसलिए आप तो ऐसा कॉमनली उसे बोल सकते हो कि जिस दिन टेस्ट हो रहा है उससे 1 दिन पहले से आप एल्कोहल, स्मोकिंग, हैवी फूड, कैफीन, हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज को अवॉइड करना है। आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, ताकि आप टेस्ट को अच्छे से कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ में, 100% एक्यूरेसी के साथ में और जल्दी से जल्दी परफॉर्म कर पाओ
ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ विथ होल्डिंग मेडिकेशंस होती हैं, तो ये डॉक्टर्स का काम है कि वो उनको विथ होल्डिंग मेडिकेशंस के बारे में बताए कि आपको देखो क्या होता है कि कोई पेशेंट जो आते हैं वो ऐसा जरूरी नहीं होता है आपके पास हमेशा कि कोई नॉर्मल ऐसा पेशेंट आए जो कोई दवाइयाँ ना ले रहा हो सकता है उसको 3 साल पहले से अस्थमा की कंडीशन चल रही है और वो रेगुलर बेसिस पे ट्रीटमेंट करवा रहा उसका मंथली मतलब 3-4 मंथ में वो स्पायरोमेट्री करवाता हो हर 3 से 4 मंथ के बाद, ताकि वो देख सके कि उसका अस्थमा वगैरह बढ़ तो नहीं रहा है, ब्रोंकाइटिस हो, ब्रोंक्यूलाइटिस हो, सीओपीडी कंडीशन हो, कोई डिफ्यूजन डिफेक्ट वगैरह हो, उसकी थेरेपीज वगैरह चल रही हो, रिहेबिलिटेशन पर पेशेंट हो या कोई अदर कंडीशन तो उसकी मेडिकेशंस वगैरह चलती हैं। तो हम क्या देते हैं उस कंडीशंस में, तो जो मेडिकेशंस होता है उन्हें हम क्या करते हैं, देखो इसकी कई सारी मेडिकेशंस है और सबकी अलग अलग टाइमिंग होती है कि इतनी टाइम के लिए इसको अवॉइड करना है, इतने टाइम के लिए इसको विथ होल्ड का मतलब क्या करता है, होल्ड पे रखना है, मतलब ये मेडिसिन नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो ये काम कौन किसका होता है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। देखो क्या होता है कभी कभी कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको ये मेडिकेशन लेनी ही पड़ेगी, बल्कि उनका क्या हो जाए बल्कि उनको क्या हो जाएगा, उनको एक्सरबेशंस हो जाते हैं उनको, ठीक है, उनकी सांस भरने लगती है, तो अगर वो दवाइयाँ ना लें तो ऐसा हमेशा नहीं होता है कि मेडिकेशन को विथहोल्ड करके रखा जाए, लेकिन फिर भी अगर आप टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं और मेडिकेशन को विथहोल्ड करके रखते हैं तो रिजल्ट की एक्यूरेसी आपको अच्छी मिलती है। तो जो साबा और लावा हमारे पास होते हैं, साबा मतलब क्या होता है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, और लावा क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। अब ये क्या होते हैं, तो देखो अब इनको अगर ऐसे प्रॉपरली पूरा विस्तार से समझाऊं तो इसमें कम से कम 3 लेक्चर लग जाएंगे। तो अभी हम स्पायरोमेट्री पढ़ रहे हैं तो अभी थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। साबा का मतलब होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है, साबास, एस फॉर शॉर्ट, ए फॉर एक्टिंग, बी फॉर बीटा 2 एगोनिस्ट। अब बीटा 2 क्या है, रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे। लावा मतलब लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। तो ये मेडिकेशन हम कब देते हैं, जब किसी पेशेंट को क्या होता है, जो अस्थमा, सीओपीडी जैसी ऑब्स्ट्रक्टिव या रिस्ट्रिक्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें क्या होता है उसकी जो सांस की नली होती है वो सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, साबा और लावा कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, जब हमारी क्या होती है, जो हमारी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाइस और जो हमारी ट्रेकिया वगैरह है, ये सब कंडीशंस में क्या होती है, जो हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें क्या हो जाता है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो इसी कॉन्स्ट्रिक्शन को दूर करने के लिए और सांस लेने में आसानी हो, इसके लिए ये मेडिकेशंस दिए जाते हैं, कौन से, साबा और लावा। तो ये क्या करती हैं, यहाँ पे हमारे लंग्स में क्या होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। तो बीटा 2 रिसेप्टर पर जाकर ये क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं, और बाइंड करके ये क्या करते हैं, वहाँ पर जो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है उसे दूर कर देते हैं और उन्हें डायलेट कर देते हैं, जिससे क्या होती है, सांस लेने में हमें मदद मिलती है। जैसे देखो मान लो कि ये हमारी सांस की नली है, अब ये अगर हमारी सांस की नली है और किसी वजह से ये सिकुड़ जाती है, जैसे ये पूरा हमारी सांस की नली का एक क्या है, हमारा सरफेस एरिया, ये वाला अंदर का उसका एरिया है, अगर ये क्या हुआ, सिकुड़ जाती है तो क्या होगा, हमें सांस लेने में यहाँ पर दिक्कत होने लगेगी। तो ये क्या करती है, यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स, इन पर जाकर ये क्या करती है, मेडिकेशन बाइंड कर जाएंगी और इनको क्या करेगी, दोबारा से डायलेट करके ओपन कर देगी। तो अगर जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी उसको सांस लेने में प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो जाएगी। जैसे देखो अस्थमा में जो तुमने इनहेलर देते हुए देखा होगा, कौन वो इनहेलर देते हैं ना, जिसमें मूवीज वगैरह में दिखाई देता है कि उनको एकदम से क्या अस्थमा की वजह से उनको सांस भरने लग जाती है, फिर वो जल्दी से एक पंप उठाते हैं, इनहेलर लेते हैं और उसके 2-3 पफ लेते हैं और उनको तुरंत आराम लग जाता है। तो वो क्या होती है, वो बेसिकली सावा मेडिकेशन होता है, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग उसमें क्या हुआ, जो उसका इनहेलर होता है ना उसमें सावा भरा होता है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट भरा होता है, ठीक है। और कौन सा रहता है, बेसिकली हम सल्ब्यूटामॉल का यूज करते हैं वहाँ पर जल्दी असर करने के लिए, ज़्यादातर जहाँ तक अभी यूज हो रहा है। खैर मेडिकेशन चेंज होते रहते हैं और अभी भी चेंज हो चुके हैं बहुत सारे, जो ATS वगैरह की जो गाइडलाइंस वगैरह आती हैं तो उसमें अभी मेडिकेशन चेंज हो चुके हैं। तो पहले क्या सल्ब्यूटामॉल का हम यूज करते थे, तो वो पंप क्या करते हैं, वो तुरंत हमें राहत देते हैं उस कंडीशन पर। तो ये मेडिकेशंस होती हैं। अब इस मेडिकेशन को बंद करने का क्या फ़ायदा होता है, तो इन मेडिकेशन को बंद करने के बाद में क्या होता है कि हम स्पायरोमेट्री में 2 टेस्ट परफॉर्म करते हैं, बेसिकली प्री एंड द पोस्ट वन। प्री में क्या होता है, हम विदाउट किसी मेडिकेशन के एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं, और रिजल्ट देखने के बाद में हम एक मेडिकेशन देते हैं, एक सावा हम पेशेंट को देते हैं, 15 से 20 मिनट उसे इंतजार करने के लिए बोलते हैं, और उसके बाद में हम दोबारा से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो अगर 15 से 20 मिनट बाद हमारा एक रीडिंग होती है वहाँ पे FEV1, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, अगर उसमें 20 परसेंटाइल और हाँ मैं क्या बोल रहा था, अगर FEV1 में 12% और 200 ml की इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें पता चलता है कि हाँ सावा वहाँ पे काम कर रहा है, इसका मतलब पेशेंट को अस्थमा की कंडीशन हो सकती है। तो इस तरीके से हमारी डायग्नोसिस में हेल्प हो जाती है। अब उसने पहले से मेडिकेशन ले रखी है, हमने दोबारा मेडिकेशन दी, उसको कोई असर नहीं होगा, सेम रिपोर्ट आएगी, हमारी क्या हो जाएगी, डायग्नोसिस गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए इन मेडिकेशन को विथहोल्ड किया जाता है। तो बेसिकली सावा क्या होते हैं, हमारी ये
जल्दी असर करने वाली दवाइयाँ होती हैं, थोड़ा जल्दी असर करती हैं लावा के कंपैरिजन में, और लावा लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने वाले असर करने वाले मेडिकेशंस में से एक होता है। तो सावा 12 to 24 आवर विथहोल्ड करके रखा जाता है। देखो अलग अलग मेडिकेशंस के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है, तो ये मत बोलना कहीं पे बाद में कि मैंने बताया था कि 12 से 24 है इसका और 24 से 36 है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई सी लावा क्या होते हैं, लावा भी दो टाइप के होते हैं। इसमें एक अल्ट्रा लावा आता है जो कि लंबे ड्यूरेशन तक काम करता है। तो इसका मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली 24 से 36 आवर तक हम उसे बंद करवाएंगे, 2 से 3 दिन भी हो सकता है, ड्यूरेशन 1 दिन भी हो सकता है, या हो सकता है कि पेशेंट सपोर्ट ना हो, पेशेंट को बार बार क्या हो रहा है, एग्जर्बेशंस वगैरह हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम बंद भी नहीं कर सकते। तो जरूरी नहीं है कि ये जितना टाइम ड्यूरेशन लिखा है उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए हमेशा मेडिकेशन को बंद करना पड़ेगा। पेशेंट वार्ड में भर्ती है, उसको रेगुलर बेसिस पर मेडिसिन चल रही है, आप क्या करोगे इस कंडीशन में। तो विथहोल्डिंग मेडिकेशन लेकिन ध्यान रखना कि होती हैं कौन सी, सावा होती है, लावा होती है, इसके अलावा भी कुछ एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस वगैरह होती हैं, उसकी एक लिस्ट होती है, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा किसी न किसी तरीके से कमेंट सेक्शन के थ्रू, या तो वो लिस्ट दे दूंगा या फिर मेंशन कर दूंगा किसी अगले लेक्चर में, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा थोड़ा, तो उसके हिसाब से ये मेडिकेशन हम विथहोल्ड करके रखते हैं। तो ये हमारी स्पायरोमेट्री में बेसिकली पेशेंट प्रिपरेशन क्या होता है और कौन कौन सी मेडिकेशन को विथहोल्ड किया जाता है। तो पेशेंट प्रिपरेशन में हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम उससे क्या बोलेंगे, अगर आप स्पायरोमेट्री करवाने वाले हैं तो आपको क्या ढीले कपड़े पहनने चाहिए। आपको स्पायरोमेट्री आप जिस दिन करवाओगे उस पूरे दिन या उस दिन करवाने से पहले 24 घंटे पहले तक आपको स्मोकिंग, अल्कोहल, हैवी फूड, कोई भारी खाना, स्मोकिंग, कैफीन मतलब चाय कॉफ़ी वाली चीज़ें, हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज, थकाने वाली कोई एक्सरसाइज आपको अवॉइड करनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से टेस्ट को परफॉर्म कर पाओ, 100% एक्यूरेसी दे पाओ, ताकि आपकी डायग्नोसिस अच्छी बने और आपका ट्रीटमेंट अच्छा मिले। और विथहोल्डिंग मेडिकेशंस भी होती हैं, सावा और लावा, इनको ध्यान रखना है। और भी मेडिकेशंस होती हैं कुछ विथहोल्डिंग, जिनके बारे में मैं आपको बाद में सारी जानकारी लिस्ट के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हमारी पेशेंट प्रिपरेशन हम यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। देखो ये लेक्चर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, आई थिंक 30 मिनट से भी ऊपर चला जाएगा ये लेक्चर। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट प्रिपरेशन के बाद जो हमारी जो स्पायरोमेट्री का जो हमारा सेटअप होता है उसकी प्रिपरेशन हम किस तरीके से करते हैं, इक्विपमेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी अभी तक, स्पायरोमेट्री की डेफिनेशन, हिस्ट्री, इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन और पेशेंट प्रिपरेशन। अगर इसमें कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और अगर कुछ चीज़ छूट रही हो जहाँ पे सोच रहे हो तुम कि ये ऐड हो सकती है, तो उस चीज़ के बारे में भी ना कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बता देना, ताकि मैं उसको भी किसी नेक्स्ट लेक्चर में समझा सकूँ। क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है कोई चीज़ मिस हो जाए मुझसे भी अगर ध्यान में ना रहे तो।